हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआई न्यूज़। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत में आई थी तो उस टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था इंडियन की परसेप्शंस को लेकर के और इंडिया की रेस्पेक्ट को लेकर, खासकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। 2014 के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो पूरे विश्व के अंदर भारत की रैंकिंग 142 नंबर की थी और ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा खराब रैंकिंग थी, क्योंकि कोई भी कंपनी डायरेक्टली इंडिया आती थी तो उसे कम से कम 1 से 1.5 साल तो केवल अपने पेपर वर्क सॉर्ट आउट करने में ही निकल जाते थे और उसके बाद जाकर के उनका काम होता था, जिसमें भी काफी अड़चने आती थी। कई बार तो जो सरकारी अफसर हुआ करते थे उनके ऊपर ब्राइब मांगने के एलिगेशन तक लगाए हैं विदेशी कंपनियों ने। ये सब सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही ज्यादा दृढ़ निश्चय करके एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ बिजनेस को मोमेंटम दिया था इंडिया के अंदर, और बहुत बड़े बड़े लेवल पे। जैसे आप सीपीपी में देख लें, 2014 में इंडिया की सीपीपी की रैंकिंग 184 की थी, और अगर आप 2021 के आंकड़ों को उठा के देखें तो सीधा सीपीपी की रैंकिंग इंडिया में डायरेक्ट 27 हो जाती है। अगर आप सीपीपी से कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन परमिट पैरामीटर। जब कोई विदेशी कंपनी इंडिया में आकर के अपना बिजनेस सेटअप करना चाहती है तो उसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने पड़ते हैं और अदर इकाइयां भी उन्हें लगानी पड़ती हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, और वहां पे उन्हें एक बड़े लेवल पे एक मैसिव कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए डिफरेंट टाइप के परमिट्स लगते हैं और वो परमिट्स आपको गवर्नमेंट सैंक्शन करके देती है। तो पहले इन परमिट्स को अवेल करने का जो प्रोसेस था वो बहुत ही ज्यादा लेंथी था और बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी हो रखा था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही ज्यादा ईज किया है। इसलिए 2021 में सीधा 184 से 27 नंबर पे आ गया है इंडिया, और एक तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का ये सबसे इजी ऑप्शन भी है कि जितने ज्यादा इजी पेपर वर्क होंगे आपके यहाँ पे, जितने ज्यादा इजीली आप लोगों को परमिट प्रोवाइड करा देंगे, खासकर विदेशी कंपनियों को, कंपनियां उतनी इजीली और उतने ज्यादा अमाउंट के साथ आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करती हैं। अगर आप एक और आंकड़े को देखें तो इलेक्ट्रिक परमिट जो होता है, अगर जैसे कोई कंपनी अगर कभी भी किसी भी कंट्री के अंदर आकर के इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग के बाद इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी परमिट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 2014 में 187 थी, और इस टाइम पे अगर आप देखें तो वो रैंकिंग सीधा छलांग मार के 22वें नंबर पे आ गया इंडिया। ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया बिजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। अगर आप PIL स्कीम को देखें, जिसका मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, इसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ पर्टिकुलर कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करती है और उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सम दिया जाता है और उनको टैक्स रिबेट भी दी जाती है डिफरेंट सेक्टर में, ताकि वो इंडिया के अंदर आकर के थोड़ा अपने कारोबार को इजीली बढ़ा सकें और एक इंडिया की मार्केट को टेस्ट कर सकें कि वो उनको किस डायरेक्शन में ज्यादा फेवरेबल होती है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कंपनियों को बेनिफिट्स दिए हैं। इवन जो मर्सिडीज जैसी कंपनी है जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है आज की डेट में, उनको भी इसी स्कीम के तहत बहुत ज्यादा बड़े बेनिफिट्स दिए गए हैं, टैक्स में छूट दी गई है। सेम स्कीम की बात पहले की जा रही थी टेस्ला के लिए कि आप केवल इसी स्कीम के अंदर आकर के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें, लेकिन टेस्ला ने उसको डिनाई कर दिया था। वो कह रहे थे कि आप बिल्कुल ही हमारे ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी हटाएं, जो कि पॉसिबल नहीं था। अगर इंडिया एक कंपनी के ऊपर से इस तरीके की ड्यूटी हटाता है तो सारी कंपनी इसी तरीके की डिमांड करने लगेंगी, जिससे डायरेक्टली इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। और अगर अभी जो खबर आई है अगर उसको देखें तो टोयोटा की तरफ से बहुत ज्यादा बड़ी खबर आई है। टोयोटा ने ऐलान किया है कि वो इंडिया में $624 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा, और ये मेजरली जो इन्वेस्टमेंट होगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के पार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए होगी। और ये जो टोटल रकम बैठती है इंडियन रुपीज में आपको बताऊं तो ये 4100 करोड़ रुपए के बराबर बैठती है। और ये जो प्लांट बनाने की बात करी है टोयोटा ने, ये कर्नाटक में लगाया जाएगा, और इसके अंदर पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के जरिए टोयोटा इंडिया में 3500 जॉब्स क्रिएट करेगा नई। और ये जो फैसिलिटी टोयोटा इंडिया में लगाएगा, इससे केवल इंडिया की लोकल मार्केट ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी सप्लाई की जाएगी। और ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट केवल और केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डेडिकेटेड होगी, उनके स्पेयर पार्ट्स और उनके अदर एलिमेंट्स को ही मैन्युफैक्चर यहाँ किया जाएगा इंडिया के अंदर, और फिर यहाँ से पूरे विश्व में सप्लाई किया जाएगा। अगर एक आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 2040 तक इंडिया पूरे वर्ल्ड की 53% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को कवर कर लेगा, और जो मेजर पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, उनकी सप्लाई केवल और केवल इंडिया से होगी। इंडिया अकेला 53% का सप्लायर होगा पूरे वर्ल्ड में। लेकिन वहीं पे आप कंपेयर करें, जिस तरीके से पहले आसार जताए गए थे कि इंडिया में भी एक तरीके से बूम आएगा इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री को लेकर के, उस तरीके का तो इंडिया में कुछ नहीं हुआ है। इंडिया में कुछ हद तक एक बिक्री बढ़ी जरूर है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, लेकिन जिस तरीके का अनुमान पहले लगाया गया था उस लेवल तक अभी इंडिया की कंजप्शन नहीं पहुंची है, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में। इसका एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा वेरिएंट उपस्थित नहीं है इस टाइम पे लोगों को चॉइस देने के लिए। और एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे इंडिया के अंदर जो पावर स्टेशन हब होते हैं, जहाँ पे आप अपनी कार्स को या फिर अपने व्हीकल को लगा के चार्ज कर सकते हैं, उसकी सप्लाई भी अभी काफी हद तक कम है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इंडिया को बेसिकली फोकस
करके ध्यान देना पड़ेगा, जिससे इंडिया के लोगों का रुझान इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ज्यादा बढ़े। आपको क्या लगता है, आप कभी भी जब फ्यूचर में अगली कभी भी कोई भी कार खरीदेंगे तो आप कौन सी कार खरीदेंगे? वो डीजल की होगी, पेट्रोल की होगी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली होगी? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।